हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। तो सबसे पहले जानेंगे कि मुगल कौन थे। मुगल जो हैं दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से ये लोग चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इनकी माता जो थी चंगेज खान के वंश से आती थी और चंगेज खान की मृत्यु जो है 1227 ईस्वी में हुई है। पिता की ओर से ये लोग ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तैमूर की मृत्यु जो है 1404 ईस्वी में हुई है। देखिए, मुगलों के बारे में एक खास बात यह है कि मुगल अपने को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा मंगोल शासकों के बारे में, मंगोल शासकों ने बहुत ज़्यादा रक्तपात मचाया था, बहुत ज़्यादा जो है आतंक मचाया था, बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई थी। तो चंगेज खान से जुड़ी हुई जो स्मृतियां थी सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो इसी वजह से मुगल अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। हालांकि इतिहास में उनको मुगल ही कहा गया है, लेकिन फिर भी उस समय ये जो शासक हैं अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ये लोग जो है तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इसी वजह से ये लोग तैमूर के वंशज होने पर ज्यादा गर्व करते थे। मुगल वंशावली। देखिए, मुगल वंशावली के बारे में खास बात यह है कि मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं चित्र बना हुआ है और चित्र के जरिए मुगलों ने अपनी वंशावली प्रदर्शित की है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। जैसा कि हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि मुगल जो है अपने पिता की तरफ से ज्यादा गर्व महसूस करते थे। माता वाला नाम जो है मुगल या मंगोल वो लगाना पसंद नहीं करते थे। तो प्रत्येक जो मुगल शासक है इसने अपना जो भी वंशावली का चित्र बनवाया है उसमें तैमूर को बीच में दिखाया है और साइड में फिर उनके जो भी बाद बाकी जो हुए हैं उन सबको दिखाया है। तो तैमूर के बाद फिर मीरन शाह हुआ है, जो कि बाबर का लकड़दादा है। इसके बाद फिर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा है, यानी कि इनका बेटा, ये बाबर के परदादा लगे हैं। अबू सैद जो है बाबर के दादा हैं। उमर शेख जो है बाबर के पिता हैं। फिर बाबर की संतानों की बात करें तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ये मुगल वंशावली है। तो हम यहां पर इन शासकों के बारे में इस अध्याय में यहां पर पढ़ेंगे। मुगल सैन्य अभियान। यहां पर हम लोग प्रथम मुगल शासक बाबर का भारत में जो सैन्य अभियान हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर 1526 से लेकर 1530 लिखा हुआ है। 1526 में बाबर ने भारत में अपना शासन स्थापित किया है और 1530 में इसकी मृत्यु होती है। तो बाबर ने 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। उस समय इसकी उम्र केवल 12 साल थी। यानी कहने का मतलब यह है कि 12 साल की उम्र में बाबर जो है फरगना राज्य की गद्दी पर बैठा है। लेकिन उस समय मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेकों के लगातार आक्रमण की वजह से इसे अपनी गद्दी को छोड़कर भागना पड़ा है। कई सालों तक भटकने के बाद, कई सालों तक भागने के बाद इसने 1504 में काबुल पर कब्जा जमा लिया है और काबुल से फिर लगभग 22 साल बाद यानी 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया है। यहां पर आपको याद रखना होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध है। कई बार पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इसके बाद दिल्ली और आगरा को इसने अपने कब्जे में कर लिया था। यहां पर एक फैक्ट की बात और है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी का पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में इस्तेमाल जो है बाबर ने पानीपत की लड़ाई में किया है। ये एक तथ्य और है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। यानी भारत में अब तक तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की है कि मुगल बादशाह बाबर जो है कैसे शासक बना है, कैसे भारत तक पहुंचा है, भारत में कब से उसने अभियान स्टार्ट किए हैं, अब वो यहां पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शासक बाबर है। तो जैसा कि हमने भी पढ़ा था कि 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इसने भारत में अपना शासन स्थापित किया है और यहीं से मुगल शासन की भारत में स्टार्टिंग मानी जाती है। 1527 में खानवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को इसने हराया है। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया है। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण इसने स्थापित किया है। तो इतना तो ये है बाबर का कालक्रम। इसके बाद आ जाते हैं हुमायूं पर। देखिए, हुमायूं के भारत में शासन के दो कालखंड हैं। इसका पहला कालखंड 1530 से लेकर 1540 के बीच में है और दूसरा कालखंड 1555 और 1556 के बीच का है। मुगलों में ज्येष्ठाधिकार वाली परंपरा नहीं थी। जैसे हिंदू शासक जो भी रहे हैं उनमें ज्येष्ठाधिकार की परंपरा थी, यानी सबसे बड़े पुत्र को ही सत्ता मिलती थी। यहां पर ऐसा नियम नहीं था। यहां पर जो भी सत्ता होती थी उसको पुत्रों के बीच में बराबर डिवाइड कर दिया जाता था। तो बाबर की वसीयत के अनुसार उसके प्रत्येक पुत्र को एक प्रांत मिला था। तो हुमायूं का एक भाई और है मिर्जा कामरान।
मिर्जा कामरान की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुमायूं को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यानी एक ओर तो मिर्जा कामरान है, दूसरी ओर इसका एक अफगान प्रतिद्वंदी भी है जिसका नाम है शेर खान या शेरशाह सूरी। तो दोनों से हुमायूं को टक्कर लेनी पड़ी है, जिसके चलते हुमायूं जो है शेर खान के सामने कमजोर पड़ गया है और शेर खान ने फिर हुमायूं को 2 बार हराया भी है। एक तो 1539 में चौसा के युद्ध में और फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में है। तो इन पराजयों की वजह से हुमायूं को ईरान की ओर भागने की ओर बाध्य होना पड़ा है। वहां पर ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली है। बाद में सफाविद शाह की मदद से इसने 1955 में दिल्ली पर पुनः कब्जा जमाया है। लेकिन अगले वर्ष एक इमारत दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जब जिस समय पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था उस समय पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। तो ये हुमायूं है। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। हुमायूं के बाद इसका बेटा आ जाता है अकबर। तो अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच में है। अकबर जो है 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना है। अकबर के शासनकाल को यहां पर 3 अवधियों में डिवाइड किया जा सकता है। इसका पहला टाइम पीरियड जो है 1556 से लेकर 1570 के मध्य में है। इसमें अकबर जो है अपने संरक्षक बैरम खान और अपने जो घरेलू कर्मचारी हैं इनसे स्वतंत्र हो गया है। यानी क्योंकि ये कम उम्र में शासक बना था तो इसके पिता का एक वफादार था बैरम खान। तो बैरम खान ने ही इसकी ओर से शासन चला रहा था। यानी नाम के लिए ये केवल गद्दी पर बैठा था, बाद बाकी कामकाज बैरम खान संभाल रहा था। एक समय के बाद बैरम खान का अस्तित्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अकबर को पसंद नहीं आया है। तो अकबर ने फिर बैरम खान को अपने रास्ते से हटा दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकबर अपने संरक्षक बैरम खान से स्वतंत्र हो गया है। अब यहाँ पे आगे फिर क्या हुआ है, उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों में मालवा है, मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए हैं। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि अकबर का चित्तौड़ अभियान कब हुआ है। 1568 ईस्वी में हुआ है और रणथंभौर पर कब्जा कब किया 1569 में किया है। इसका दूसरा जो टाइम पीरियड है 1570 से लेकर 1585 तक है। तो सेकंड वाले में इसने क्या किया है, 1570 और 85 के मध्य में गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए हैं। गुजरात के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए हैं, जिन्हें 1579 से लेकर 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया है। ये बात यहाँ पे बताई गई है क्योंकि मिर्जा हाकिम इसका भाई है। मिर्जा हाकिम भी लगातार शरारत कर रहा है, तो इसकी वजह से जो पूर्व में अभियान चलाए गए हैं काफी ज्यादा कठिन अभियान रहे हैं। ये अंतिम टाइम पीरियड जो है इसका जो है 1585 से लेकर 1605 तक है। तो इस पीरियड में क्या क्या हुआ है, इस पीरियड में एक तो अकबर का जो साम्राज्य है इसका विस्तार हुआ है। इसने जो उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका है इसमें भी अभियान चलाए हैं। अकबर ने सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा जमा लिया है और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में जोड़ लिया है। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को अपने राज्य में मिला लिया है। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई है, यानी कि इसके काल में दक्कन के जो अभियान है वो स्टार्ट हो गए हैं। दक्कन में इसने बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया है। यहां पर ये चीजें हुई हैं। अपने शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, आपने सलीम और अनारकली वाली प्रेम कथा सुनी होगी, तो उसी वजह से काफी ज्यादा विद्रोह का इसे सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से अकबर की सत्ता एक बार लड़खड़ाई है। इसके बाद फिर अकबर का पुत्र जहांगीर आ जाता है। तो जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 ईस्वी है। तो इसने भी वही किया, इसने अपने पिता के अभियानों को आगे बढ़ाया है। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की है। इसके बाद फिर सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं। जो भी अभियान इन्होंने चलाए हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। अब देखिए, इनके साथ भी वही समस्या है जो इन्होंने अपने पापा के साथ किया, वही इनके बेटे ने भी किया। यानी जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया है, तो इन्हें इनके विद्रोहों का सामना करना पड़ा है। देखिए, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया है और उसे बाद में फिर नूरजहां का खिताब मिला है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए हैं। यानी कि मेहरुन्निसा या नूरजहां जो है ये एक ही व्यक्ति है और ये जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर के बाद इनका बेटा आ जाता है शाहजहां। तो दक्कन में शाहजहां के जो अभियान है ये जारी रहे हैं। अफगान अभिजात खान जहां लोदी पराजित हुआ है, यानी कि खान जहां लोदी ने विद्रोह किया है तो शाहजहां ने इसको पराजित किया है। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुए हैं जिसमें बुंदेलों की हार हुई है। बुंदेले हार गए हैं इस अभियान में और इन्होंने ओरछा पर कब्जा जमा लिया है। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध जो अभियान चलाया है असफल रहा है। परिणाम स्वरूप जो कंधार है, कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया है। यानी इसने उत्तर पश्चिम में बल्ख पर जो अभियान चलाया है वो असफल रहा है। इसके बाद जो कंधार वाला इलाका है ये सफाविद शासकों के हाथ में चला गया है। 1632 में अहमदनगर को
मुगलों के राज में मिला लिया है और बीजापुर ने यहाँ पर सुलह का निवेदन किया है, तो बीजापुर से सुलह हो गई है। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो गया है, जिसमें मारकाट भी हुई है। तो इस मारकाट में औरंगजेब जो विजयी हुआ है और बाद बाकी जो 3 पुत्र हैं, जिसमें दारा शिकोह भी शामिल है, ये दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों का औरंगजेब ने कत्ल करा दिया है। बाद बाकी जिंदगी शाहजहां के साथ भी वही दिक्कत हुई है। शाहजहां का औरंगजेब से मतलब तालमेल नहीं बैठता था, तो बाद में क्या औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया है और मृत्यु पर्यंत आगरा के किले में ही ये कैद रहा है। तो शाहजहां जो है शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया है। इसके बाद जो मुगल का सबसे क्रूर शासक माना जाता है मुगल वंश का, वो माना जाता है औरंगजेब। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड जो है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच में है। यहां पे बताया गया है कि 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई है, परंतु उन्होंने फिर से 1680 में फिर से विद्रोह कर दिया है। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली है, यानी ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। मारवाड़ के राठौर राजपूतों का विद्रोह कारण क्या था? कारण यह था कि उनकी जो आंतरिक सत्ता है, उनके आंतरिक जो भी उत्तराधिकार के मामले हैं, उनके राजनीति के मामले हैं, उनमें हस्तक्षेप कर रहे थे। इस वजह से मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया है। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे हैं, यानी औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले में कैद कर लिया है, लेकिन वहां से शिवाजी भाग निकले हैं। इसके बाद शिवाजी ने क्या किया? इसके बाद शिवाजी ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया है और गोरिल्ला पद्धति से, यानी गोरिल्ला जो पद्धति है उससे औरंगजेब के खिलाफ युद्ध अभियान चलाए हैं। तो यहां पे वही चीज बताई गई है। अब औरंगजेब के टाइम में भी देखिए, यहां पर एक व्यक्ति और है, राजकुमार अकबर। कई लोग कहते हैं कि अकबर डबल क्यों है? वो अकबर जो है हुमायूं का पुत्र है और ये अकबर जो है औरंगजेब का पुत्र है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर गलत प्रिंट हो गया, कि गलत प्रिंट नहीं हो गया है। मुगलों में ऐसी परंपरा रही है, मुगलों में भी और हिंदू शासकों में भी, कि बाद में जैसे मान लीजिए किसी के दादाजी का नाम कुछ था, तो बाद में उसके जो पोते वगैरह हुए उन्होंने भी अपने दादाजी का नाम रख लिया। तो वही परंपरा यहां भी देखने को मिलती है। तो आप जो लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर औरंगजेब के टाइम में अकबर ने विद्रोह कैसे कर दिया, अकबर का तो टाइम पीरियड पहले का था, यहां पर एक अकबर इसका बेटा है, ठीक है। तो ये हिंदू शासकों में ही नहीं, मुस्लिम शासकों में ये परंपरा रही है कि बाद के उनके जो बेटे वगैरह हुए, यानी बेटों के भी बेटे हुए, उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजकुमार अकबर का यहां विद्रोह हुआ है, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला है और अंत में वह सफाविद ईरान भाग गया है। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया है। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया है। यह वही समय है जिस समय कुछ छोटे छोटे जो शासक हैं वो भी उभर कर सामने आए हैं। तो उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा है। तो अब तक हमने मुगलों के जितने भी शासक रहे हैं भारत में, उनके प्रमुख अभियानों के बारे में पढ़ लिया है। अब इनके शासन की जो मूलभूत बातें हैं या इनसे जुड़े हुए और भी जो तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगलों ने विवाह संबंध स्थापित करके अपने शासन को और ज्यादा मजबूत बनाया है। तो यहां पे बताया गया कि जहांगीर की मां यानी कि अकबर की जो पत्नी है, ये कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर मतलब वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, यानी कि जो अकबर की पत्नी है वो कछवा की राजकुमारी थी। शाहजहां की मां मतलब जहांगीर की जो पत्नी है, ये एक राठौर राजकुमारी थी और वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। यहां पर उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं के बारे में बताया गया कि यहां पर उत्तराधिकार की मुगल परंपरा में क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुगल जो ज्येष्ठाधिकार का नियम है, यानी कि सबसे बड़े पुत्र को सत्ता मिलेगी, इस नियम में विश्वास नहीं करते थे। उत्तराधिकार में वे सहदायत की मुगल और तैमूर के वंशों की जो प्रथा है अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी जितना भी बड़ा राज्य होता था, जितने भी पुत्र होते थे, उन पुत्रों में वो राज्य डिवाइड कर दिया जाता था। ये परंपरा सहदायत की जो परंपरा थी, इस परंपरा को ये लोग फॉलो करते थे। आगे यहां बताया गया कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। देखिए, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए हैं जिन्होंने इनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। और जब मुगल शक्तिशाली हो गए हैं तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से इनकी सत्ता स्वीकार कर ली है। तो वही चीज यहां पर बताया गया है। वहीं राजपूत शासकों की बात करें तो राजपूतों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके ऊंचे पद प्राप्त किए हैं। हालांकि कई राजपूत शासकों ने इसका विरोध भी किया है, जैसे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के घराने इसका विरोध भी किया है। सिसोदिया राजपूतों को मुगलों ने हराया है। परंतु देखिए, एक खास बात मुगलों की ये रही है कि मुगलों ने बेशक किसी से युद्ध जरूर लड़ा है, किसी शासक को हराया जरूर है, लेकिन उसका अपमान नहीं किया है। ये सबसे अच्छी बात इनकी यही रही है, इनके शासन की, कि इन्होंने जिस शासक को हराया है उसका अपमान नहीं किया है, उसको बाद में उनका राज्य सम्मानपूर्वक लौटा दिया है और अपना मित्र बना लिया है। इसी वजह से जो आरंभिक मुगल शासक है काफी ज्यादा सफल रहे हैं। तो सिसोदिया राजपूतों को मुगलों ने हराया है,
परंतु हराने के पश्चात मुगलों ने सम्मानीय व्यवहार के साथ उन्हें उनकी जो जागीरें हैं, यानी उनके जो वतन है, उनके जो इलाके हैं, वतन जागीर के रूप में वापस कर दिए हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात इनके शासन की यही है कि पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी बनाए रखने की वजह से मुगल जो है अनेक शासकों को अपने फेवर में ले पाए हैं। हालांकि बाद के समय में औरंगजेब बिल्कुल अपोजिट इसका निकल गया है। औरंगजेब के सामने जब शिवाजी आए हैं मुगल सत्ता को स्वीकार करने के लिए, तो औरंगजेब ने शिवाजी का मजाक उड़ाया है। तो यही कारण है कि जो परंपरा जो थी औरंगजेब के टाइम में टूट गई थी, और बाद बाकी औरंगजेब से पहले इसके जो पूर्वज रहे हैं उन सब ने इस परंपरा का निर्वहन किया है, और इसी वजह से मुगल शासन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन पाया था। आगे यहां पर मनसबदार और जागीरदार के बारे में बताया गया है कि मनसबदार क्या होते हैं, जागीरदार क्या होते हैं। देखिए, शुरुआत में अगर हम बात करें, जब मुगल शासन स्टार्ट हुआ था बाबर के टाइम में, तो शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, जो भी सैन्य सेवा देने वाले जो भी अधिकारी वगैरह थे वो सब तुर्की थे। लेकिन बाद में छोटे छोटे शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा और अन्य समूहों को भी शामिल किया जाने लगा। तो यहां पे बताया गया कि मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह हैं उनको मनसबदार कहा जाता है। मनसबदार एक शब्द है, इसका मतलब होता है नौकरशाह। तो यहां पर मुगलों की सेवा में आने वाले जो भी अधिकारी होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था, उन्हें मनसब कहा जाता था। ठीक है, यह बात आपके मन में क्लियर हो गई होगी। मनसबदार मुगलों के द्वारा चलाई गई एक सीढ़ी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व ये निर्धारित किए जाते थे। यानी कौन से मनसबदार का पद क्या होगा, वेतन क्या होगा और सैन्य उत्तरदायित्व कौन से मिलेंगे, ये मनसब के अकॉर्डिंग डिवाइड होते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था कि जात की संख्या कितनी होगी। देखिए, जात का मतलब वो जाति नहीं है, यहाँ पे जात एक नंबर है कि कितने जात का मनसबदार है, 5000 जात का है, 10,000 जात का है, 1000 जात का मनसबदार है। तो उसी अकॉर्डिंग उसका पद बनता था कि भाई मतलब जितना ऊंचा जात होगी, जितनी ज्यादा जात की संख्या होगी, उतना ही ऊंचा पद होगा, उतना ही ज्यादा वेतन हो गया, और उतने ही उसे अधिक घोड़े वगैरह रखने पड़ेंगे, उतना ही जो है सैन्य टुकड़ियां रखनी पड़ेंगी। तो पद और वेतन का निर्धारण जो है ये जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में जो अभिजात है यानी जो मनसबदार अधिकारी है उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घोड़े रखने पड़ते थे। जो भी उत्तरदायित्व उन्हें सौंपे गए हैं उन्हीं के अनुसार उन्हें घोड़े रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए ले जाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। सैनिकों का यहाँ पे पंजीकरण कराना होता था। देखिए, मनसबदार जो है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। यानी इन्हें डायरेक्ट वेतन नहीं मिलता था बल्कि इन्हें जागीर मिलती थी, उस जागीर से इनके राजस्व की वसूली करनी होती थी और वही इनका वेतन होता था। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। और ये करीब करीब इक्ताओं जैसा था, जैसे इक्ता दिए जाते थे, जो भी मुक्ति वगैरह थे उन्हें इक्ता जो मिलते थे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। ठीक है, हालांकि इक्ता से थोड़ा सा डिफरेंस है, इक्ता और इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, इक्ता में क्या था, इक्ता में जो भी राजस्व वसूलने वाले लोग थे वो वहां पर रहकर वहां पर पूरा नियंत्रण रखते थे, जबकि यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर मनसबदार क्या करते थे, बताया कि मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही इन पर शासन प्रशासन करते थे। यानी इनके जो अधिकारी वगैरह होते थे वो इन जागीरों से कर वसूलते थे और इन तक पहुंचाते थे। जबकि मुक्ति लोग क्या थे, मुक्ति लोगों को जो भी इलाके दिए जाते थे, इक्ताएं जो भी दी जाती थी, वहां पर रहकर वो शासन चलाते थे, वहां के प्रशासनिक कार्यों को, वहां के सैन्य कार्यों को देखते थे। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि मान लीजिए एक अधिकारी है, अधिकारी को वेतन देना है, तो वेतन देने के लिए हमने कोई इलाका दे दिया है, उस इलाके में अधिकारी ने अपना कोई नौकर वगैरह लगा दिया, वो नौकर वहां से राजस्व की वसूली करके लाएगा और अधिकारी को देगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये वाला है। अब आगे चलकर क्या हुआ है, आगे चलकर ये मनसबदारी प्रथा में जो जागीर का सिस्टम है, जागीर वाले सिस्टम में दिक्कतें क्रिएट हुई हैं। यानी शुरुआत में तो ये सिस्टम सही से चला है, लेकिन औरंगजेब के शासन तक पहुंचते पहुंचते जो कंडीशन है वो बदल गई है। अब प्राप्त राजस्व और मनसबदार के वेतन से ये बहुत कम था, यानी अब जो भी राजस्व मिल रहा था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। इसका रीजन ये था कि औरंगजेब के टाइम पीरियड तक आते आते जो मनसबदार हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी। तो जब मनसबदारों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो जागीरें हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। भाई जागीरें थोड़ी ना बढ़ रही हैं, मनसबदार बढ़ रहे हैं, जागीरें कम हो रही हैं। तो जागीरें जब कम होंगी तो राजस्व की प्राप्ति भी कम होगी। तो यहाँ पर एक दिक्कत, यहाँ पर एक विसंगति देखने को मिली है। तो औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते जागीरों से प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। फलस्वरूप कई जागीरदार का मतलब मनसबदार, ठीक है, तो फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर पर रहने लगे, यानी जागीर पर रहने की कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकते हैं कर लें। तो इससे एक समाज में अव्यवस्था फैली। देखिए, पहले के समय में क्या था, पहले के समय में जो भी राजस्व वगैरह था नियत था, उतना
मनसबदार के अधिकारी वहां से वसूल लाते थे। अब चूंकि यहाँ पे राजस्व कम मिल रहा है, तो जो भी मनसबदार है कोशिश कर रहा है कि हमें जो इलाका असाइन किया गया है, मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, किसी से कहा गया है कि आप सिंध वाले इलाके में जाकर वहां पर नौकरशाही का कामकाज संभालेंगे, और आपको इलाका दिया गया आगरा के पास वाला इलाका आपको जागीर के रूप में दिया गया है, यहां से राजस्व आपको वसूलना है। अब दिक्कत क्या है, अब वो अधिकारी जाना चाह नहीं रहा है सिंध वाले प्रांत में या फिर उत्तर पश्चिम वाले प्रांत में, वो ये चाह रहा है कि हमें आगरा के पास का जो इलाका मिला है यहीं पर रहकर यहीं पर अपना शासन देखेंगे। तो यहां पर वही चीज बताई गई है, फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर पर रहने की कोशिश करते थे, और कोशिश करते थे कि जितना ज्यादा राजस्व की वसूली हो जाए उतना ज्यादा राजस्व की हम लोग वसूली कर लें। तो इससे इसका जो भार है, इसका भार जनता पे पड़ता था। जब्त और जमींदार। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी शासक तभी शासन चला पाएगा जब उसके पास संसाधन हो, और संसाधन कहां से आएंगे? संसाधन आएंगे आम जनता से। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, यानी कि कर था। किसानों के बारे में बताया गया कि अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व भुगतान करते थे, और इन्हीं मध्यस्थों को यानी इन्हीं स्थानीय मुखियाओं को, मुखिया या स्थानीय सरदारों को जमींदार कहा जाता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570-80 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया है, और सर्वेक्षण करने के पश्चात टोडरमल ने प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी राजस्व को निश्चित कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इनका राजस्व मंत्री टोडरमल ने पिछले 10 साल का ब्यौरा उठा के देखा है, पूरे 10 साल का जो रिकॉर्ड उठा के देखा है कि 10 साल में कितने फसल की कितनी पैदावार रही है, कितनी कीमतें रही हैं मार्केट में, उनका एक एवरेज लगाकर अब आगे आने वाले समय में हर फसल के लिए कितना राजस्व होगा, कितना कर होगा, वो फिक्स कर दिया है। तो ये जो पद्धति है, दहसाला पद्धति कही गई है, इसको दहसाला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे वही बताया गया कि प्रत्येक सूबे यानी प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की अलग सूची बनाई गई है। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, यानी ये राजस्व प्राप्त करने की ये व्यवस्था जो होती है ये जब्त कही जाती थी। देखिए, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण या सर्वेक्षण कर लेते थे, तो वहां पर ही व्यवस्था चल पाई है। पूरे मुगल प्रांत में व्यवस्था ये नहीं चली है। तो यहां पर वही चीज बताएगी, कुछ ऐसे प्रांत भी थे जहां पर पूरी तरह से सर्वेक्षण नहीं हो पाया, निरीक्षण नहीं हो पाया है। तो इस वजह से वहां पर जो पिछले 10 सालों की कीमतें हैं, अनाज की फसलों की जो कीमतें हैं, पैदावार की कितना उत्पादन हुआ है, उन सबका आंकड़ा इकट्ठा नहीं हो पाया है, तो वहां पर यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। तो यहां पे वही चीज बताई गई है, गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया है। आगे यहां पर अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी हैं अबुल फजल, इनको यह आदेश दिया कि वो उनके शासनकाल का इतिहास लिखें। तो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है, जिसका शीर्षक है अकबरनामा। इसकी जो पहली जिल्द है, इसकी जो पहली कॉपी है, उसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी जिल्द की बात करें तो दूसरी जिल्द जो है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। तो दूसरी जिल्द जो है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। इसकी तीसरी जिल्द जो है ये आईने अकबरी के नाम से जानी जाती है। तो तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, उसके घराने के बारे में, सेना के बारे में, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही साथ समकालीन भारत के लोगों की जो परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनका भी विस्तृत वर्णन आईने अकबरी में देखने को मिलता है। इसके अलावा आईने अकबरी में जो वस्तुएं हैं, फसलें हैं, पैदावार, फसलों की पैदावार, कीमतें, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिक विवरण भी यहां पर देखने को मिलता है। अकबर की नीतियां। सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर हम ये जानेंगे अकबर की नीतियां कैसी थी, अकबर अन्य शासकों के प्रति कैसा रवैया रखता था। तो अकबर की नीतियों का विस्तृत वर्णन अबुल फजल की जो अकबरनामा है, विशेष करके इसका जो तीसरा खंड है, तीसरी जिल्द जिसको बोलते हैं आईने अकबरी, उसमें मिलता है। तो अबुल फजल के अनुसार, यानी अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार अकबर का जो साम्राज्य है कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। और सूबों के जो प्रशासक होते थे सूबेदार कहलाते थे, जो कि राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। यानी कि सूबे के जो प्रशासक हैं सूबेदार कहे जाते थे, जो वहां के राजनीतिक कामों को भी देखते थे और सैन्य कामों को भी देखते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। हर जो प्रांत है यानी हर जो सूबा है वहां पर एक वित्तीय अधिकारी भी है जिसको दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को बख्शी का मतलब है सैनिक वेतनाधिकारी, सदर का मतलब है धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार का मतलब है सेनानायक और कोतवाल का मतलब है नगर का पुलिस अधिकारी, इनका सहयोग मिलता था। आगे चल के यहां बताया गया है कि 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था
तो उसने उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरी जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से आते थे और जो जरथुस धर्म है इसके अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा स्टार्ट की है। उस समय क्या था, उस समय भी बड़ी दिक्कतें थी। उस समय जो सामाजिक रीति रिवाज थे उनमें विभिन्न धर्मों का बोलबाला था। तो विभिन्न धर्मों के बोलबाला होने की वजह से हर धर्म के लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे। अकबर ने यह देखा कि एक ऐसा धर्म बनाया जाए, यानी अकबर जो था वो अशोक की नीतियों से कुछ कुछ प्रभावित था। तो अकबर को भी ऐसा लगता था कि एक ऐसा धर्म बनाया जाए जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें आ जाएं और जो लोगों के बीच में आज मतभेद चल रहे हैं धर्म को लेकर वो मतभेद ना हो। तो इसी वजह से अकबर ने जो है इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए इबादत खाने में चर्चा स्टार्ट करवाई है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। अकबर ने अबुल फजल की मदद से सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार को अपनाया है। यानी अकबर ने जो है इसके विचार को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार को अपनाया है। और इसका जो केंद्र बिंदु था, इसका केंद्र बिंदु क्या था? केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देना इस विचार का केंद्र बिंदु था। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। यानी जो अकबर की सुलह कुल की नीति थी, इस नीति को इसके पुत्र और इस पुत्र के बाद इसका जो पोता हुआ है शाहजहां, उसने भी अपनाया था। आगे यहां बताया गया 17वीं शताब्दी और उसके बाद मुगल साम्राज्य का क्या होता है, ये यहां पर देखने लायक है। यानी कि औरंगजेब के टाइम में साम्राज्य का क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई है। वहीं दरिद्रता और सामाजिक असमानताएं भी साफ दिखाई पड़ती हैं। यानी कहने का मतलब यह कि भारत में उस समय जो भी यात्री घूमने के लिए आए हैं उसने एक तरफ तो मुगल साम्राज्य का जो वैभव है वो देखा है कि भाई बहुत ज्यादा आर्थिक तरक्की हो रही है, वाणिज्यिक तरक्की हो रही है, लेकिन दूसरी ओर दरिद्रता भी है। दरिद्रता होने के पीछे कारण क्या है, वो सब कारण यहां पे बताए गए हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। ये चीज यहां बताई गई है। और ये बताया गया है कि कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% दिया जाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि मनसबदारों की संख्या कितनी है, मात्र 5.6% है। अब उन मनसबदारों को राजस्व कितना मिल रहा है, संपूर्ण राज्य का जो राजस्व 100% है उसका 61.5% राजस्व जो है मात्र 5.6% जो मनसबदार है वो ले जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक तरफ से कितना बड़ा धन जो है एक छोटे से वर्ग के हाथ में जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता जो होगी वो कंगाल हो जाएगी। तो वही चीज यहां समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, मुगल सम्राटों को जब इतना वेतन मिलता था तो ये करते क्या थे। मुगल सम्राट और उनके जो मनसबदार हैं अपने वेतन का बहुत बड़ा भाग भोग विलास की वस्तुओं पर लगा देते थे। इससे एक तरफ शिल्पकार किसानों को लाभ हो रहा था, लेकिन राजस्व का भार इतना ज्यादा था कि जो प्राथमिक उत्पादक हैं, यानी प्राइमरी जो उत्पादक हैं जैसे किसान वगैरह हैं, किसान हैं, शिल्पकार हैं, इनके पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। यानी कहने का मतलब यह है कि इन्हें इतना ज्यादा राजस्व देना पड़ रहा था कि जो प्राथमिक उत्पादक किसान हैं, यानी जो अनाज उगाने वाले किसान हैं, शिल्पकार हैं, इनके पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे वो मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसकी वजह से 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। फलस्वरूप अनेक स्वतंत्र प्रांत उभर कर सामने आए हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, अन्यत्र में हम लोग ऑटोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगलों के समकालीन दुनिया भर में अन्य साम्राज्य भी रहे हैं। तो यहां पर मुगलों के समकालीन जो ऑटोमन साम्राज्य है, तो मुगलों के लगभग समकालीन ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, जिनका टाइम पीरियड 1520 से लेकर 1566 है, ये थे। तो इनके साम्राज्य का विस्तार यूरोप तक था। सुलेमान ने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिलाया, ऑस्ट्रिया को घेरा है, बगदाद और इराक पर भी कब्जा जमा लिया है। सम्राट को जो है अल कानूनी का मतलब होता है विधि निर्माता का खिताब दिया गया है, क्योंकि इनके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इस वजह से इनको अल कानूनी का खिताब दिया गया। अकबर के समकालीन अन्य शासक कौन कौन थे बताया गया है। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, तो ये भी अकबर के समकालीन थी, 1558 से लेकर 1603। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, 1588 से लेकर 1629। रूसी शासक जार ईवान चतुर्थ बेसिल येविच, इसका टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1584 है, जो ईवान दे टेरविल के नाम से कुख्यात है। तो ये सभी शासक अकबर के समकालीन थे। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4 शासकों के, उनमें से 3 के बारे में पूछा जाता है कि इनमें से एक कौन सा ऐसा शासक है जो कि अकबर के समकालीन नहीं है, तो बताना होता है। तो ऐसा मत समझना कि चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अकबर के समकालीन दुनिया में अन्य शासक कौन कौन थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखिए।
देखिए उस चैप्टर के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ ही साथ एंड में मैंने उसका थंबनेल भी लगा दिया है, उसके जरिए आप उस चैप्टर तक पहुंच सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।